students, I Dipali Mehta welcomes you on my YouTube channel Smart Learning. Today we are going to solve the last question of dissolution of partnership firm, that is question number 8, in which all partners are insolvent. So before solving the question, we need to understand the concept of the all partner insolvency, where first of all we'll see what kind of changes we'll see in the format, because here the format will change compared to the two different types of questions which we solved in earlier videos. In question, you will be given balance sheet and information about the dissolution. That is going to remain the same, but in answer there will be certain changes. First, realization account will be prepared as it is. रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट तो वही रहेगा, बट हियर एक्सटर्नल लायबिलिटीज यानी कि जो थर्ड पार्टी को लायबिलिटीज हम पे करते हैं वो भी हम लोग एज अ सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर करते थे रियलाइजेशन अकाउंट में इन अदर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. बट हियर दोज लायबिलिटीज विल नॉट बी ट्रांसफर्ड. ओनली रियलाइजेशन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर रियलाइजेशन ऑफ एन एसेट्स एंड फॉर द पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. तो लायबिलिटीज का क्या होगा वो हम आगे देखते हैं, बट ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ा चेंज है कि रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ एसेट्स ट्रांसफर होंगे फॉर रियलाइजेशन ऑफ एन एसेट, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को यहाँ पे कंसिडर होगा एज फॉर सेलिंग ऑफ एन एसेट वी आर इनकरिंग एक्सपेंसेस. सेकेंड विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट if it is a fluctuating capital method, and partners current account if fixed capital methods question is given, then cash or bank account. So these are the things which we were used to prepare, तो ये भी हमें प्रिपेयर करना ही है. So change ये है कि जो मैंने आपको बोला कि थर्ड पार्टी लायबिलिटीज अकाउंट जो है वो यहाँ पे सेपरेटली बनेगा. इफ इन द क्वेश्चन देयर आर क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन एटसेट्रा, सो वो सभी लायबिलिटीज के इंडिविजुअल सेपरेट अकाउंट्स बनेंगे. क्रेडिटर्स का अलग से, बिल्स पेबल का अलग से, बैंक लोन का अलग से बनेगा. अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्यों बनेगा, जब बनाना ही है तो फिर हम लोग रियलाइजेशन में ही क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, ओवर हियर ऑल द पार्टनर्स हैव बिकम इंसॉल्वेंट. सो डेफिनेटली दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अ लॉस मेकिंग यूनिट एंड ऑल द पार्टनर्स मस्ट हैव बिकम द बैंक करप्ट, राइट. सो दे विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू पे ऑफ ऑल द लायबिलिटीज. ये अपनी सारी लायबिलिटीज पे ऑफ करने की पोजीशन पे नहीं होंगे. सो व्हाट एवर अमाउंट दे विल बी एबल टू पे, वो उनको इंडिविजुअली उनके लायबिलिटी रेशियो में पे करेंगे. व्हाट इज लायबिलिटी रेशियो, दैट विल सी अलोंग विद द क्वेश्चन. जब हम लोग वो सॉल्व करेंगे तो मैं उसमें आपको बताऊंगी कि लायबिलिटी रेशियो क्या होता है. तो लायबिलिटी रेशियो में उसे पे करेंगे, एंड व्हाट एवर अमाउंट दे विल नॉट बी एबल टू पे वो डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर होगा. सो व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स बैंक करप्ट या इंसॉल्वेंसी हो जाती है तभी डेफिशिएंसी अकाउंट बनाया जाता है, वेयर ऑल द अनपेड अमाउंट्स विल बी ट्रांसफर्ड, वेदर इट इज रिलेटेड टू थर्ड पार्टी और वेदर इट इज रिलेटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड देन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल बी क्लोज्ड. लेट अस सी व्हाट विल बी द चेंजेस इन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. First of all, we have to transfer only assets to the realization account. That is what I explained to you in the format कि realization account जब बनेगा तो उसमें सिर्फ assets transfer होंगे, liabilities transfer होगी नहीं, उसका separate account बनेगा. So third party और outsider liabilities का हम separately account prepare करेंगे, वो हमारा second step हो जाएगा. And we have to prepare the deficiency account also. Whatever the number of accounts I have shown you in the previous slide, those all the accounts we are supposed to prepare. Then here the important point is, अगर आपने देखा होगा तो वो फॉर्मेट में मैंने पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं लिखा था, जबकि मैंने जब आपको सिंपल डिसोल्यूशन एंड व्हेन ऑल पार्टनर्स आर नॉट इंसॉल्वेंट उस वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि वहां पे पार्टनर्स लोन सेपरेटली बनेगा, बट यहाँ पे वो पार्टनर्स लोन सेपरेटली बनेगा नहीं. इट विल बी एडजस्टेड थ्रू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एज ऑफ वी डोंट हैव अ मनी टू पे ऑफ द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पार्टी, तो हम लोग इंटरनल लायबिलिटी कैसे पे ऑफ करेंगे, राइट. सो जो भी पार्टनर्स का लोन है वो उसके कैपिटल अकाउंट में ही क्या करना है, एडजस्ट करना है. देन रिलेशन ऑफ एसेट्स होगा, यानी कि एसेट्स बेची जाएगी तो उसका जो एंट्री है वो तो एज इट इज ही रहेगा. पेमेंट ऑफ रिलेशन एक्सपेंसेस ऑल्सो विल बी डन थ्रू रिलेशन अकाउंट. दैट इज व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू. Amount recovered from insolvent partners, whatever amount will be recovered, that we need to consider. ये तो हमने when all partners are not insolvent उस केस में भी देखा कि अगर जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है वो कुछ भी अगर रिकवर करके ला सकता है तो उतना बिजनेस में पैसा क्या होगा, आएगा. सो whosoever will be able to bring any amount, तो उसका एंट्री आएगा. Then available cash is distributed among the outside liabilities in the due proportion, that means in the liabilities ratio. So यहाँ पे जितनी भी liabilities है, maybe 2, 3, okay. So अगर 2 या 3 liabilities है
तो उनका जो अमाउंट है वो उनके अमाउंट पे से हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, प्रपोर्शन निकालेंगे और उन सबको हम प्रपोर्शनेटली पे करेंगे। बिकॉज इफ देर आर क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड बैंक लोन, तो ये तीनों ही हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। अगर मैं सिर्फ पूरा पैसा क्रेडिटर्स को दे दूं और बिल्स पेबल और बैंक लोन को मैं कुछ भी ना दूं तो वो तो फेयर नहीं है। इसलिए उनके जो भी लायबिलिटी का अमाउंट है वो लायबिलिटी के बेस पे हम एक प्रपोर्शन निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे और जो भी अवेलेबल कैश होगा वो रेशियो में हम तीनों में क्या करेंगे, बांटेंगे अकॉर्डिंग टू द proportion according to the ratio. Transfer balance of all partners and unpaid amount of outside liabilities in deficiency account. तो यही मैंने अभी आपको आगे की स्लाइड में भी एक्सप्लेन किया था कि डेफिशिएंसी अकाउंट में क्या जाएगा, whatever unpaid amount is of third party वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा and whatever the balance of partners capital account वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा and then books of accounts will be closed. Alright, so I hope आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसी से रिलेटेड हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। So let us see the question now. So here is the question. Take a screenshot of the question or make the changes in your government textbook. This is your question number 11 on page number 249 but with certain changes. I hope you must have made the changes. Now let us start with the marking of the question. Now मैंने आपको हमेशा बताया है कि स्टूडेंट्स आपको हमेशा लास्ट लाइन पहले पढ़ना है, बट ये इंसॉल्वेंसी है, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी है, तो यहाँ पे आपको जनरली लेजर ही पूछा जाएगा। सो यही यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। सो हमें लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, राइट। सो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट तो बनेगा ही, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल है तो वो भी बनेगा, पार्टनर्स अगर करंट दिया होगा तो वो भी बनेगा, बट आई एम नॉट एबल टू सी एनी पार्टनर्स करंट अकाउंट इन द बैलेंस शीट। ठीक है, फिर कैश और बैंक अकाउंट बनेगा तो जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, एंड देन आफ्टर दैट वॉट एवर एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर देयर, यानी कि थर्ड पार्टी लायबिलिटीज है उनका भी सेपरेट अकाउंट बनेगा और डेफिशिएंसी अकाउंट भी बनेगा। सो लेट अस सी द क्वेश्चन फर्स्ट। Question number 8. Following is the balance sheet as on 31st March 2019 of a firm having 3 equal partners, Preeti, Priya and Prachi. So here profit sharing ratio is 3 equal partners. That means equal ratio है, तो मैंने उसको underline कर दिया है। Now let us start with the marking of the balance sheet. Capital account हमें यहाँ पे दिया है प्रीति, प्रिया और प्राची। So partners capital account बनेगा, PCC में जाएगा। तीनों ही पार्टनर्स का हमें लायबिलिटी साइड में दिया है तो PCC बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में जाएगा। Now ट्रेड क्रेडिटर्स, तो ये सेपरेट अकाउंट बनेगा तो इसका ओपनिंग बैलेंस से कंसिडर होगा। लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज ऑलवेज कैरीज अ क्रेडिट बैलेंस, तो इसका भी हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देन लोन, ये भी अलग से सेपरेट अकाउंट बनेगा क्योंकि ये भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, बट हियर इट हैज बीन सेड दैट इट इज सिक्योर्ड बाय मशीनरी। नाउ व्हाट डू मीन बाय दिस, तो आगे इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा तब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूंगी। नाउ प्रीतिज लोन, प्रीतिज लोन यानी कि वो पार्टनर्स लोन है। तो अभी अभी हमने जो फॉर्मेट में सीखा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या चेंजेस है, अब इस बार पार्टनर्स लोन अलग से बनेगा नहीं, बिकॉज हमारे पास उतने पैसे ही नहीं है कि हम बाहर वालों को चुका पाए, तो फिर इंटरनल लायबिलिटी कैसे चुका पाएंगे। ये जो प्रीतिज लोन है वो हमें रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट करना है, यानी वो अपना लोन खुद टेक ओवर कर लेगी। सो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, प्रीतिज लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, यानी PCC में जाएगा ये, एज शी हैज टेकन अप हर लोन हर सेल्फ। देन एसेट साइड पे मशीनरी दिया है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट में जाएगा, फर्नीचर भी रिलेशन डेबिट में जाएगा, स्टॉक भी रिलेशन डेबिट में जाएगा। कैश एट बैंक तो बैंक अकाउंट बनेगा, ये उसका ओपनिंग बैलेंस कंसिडर होगा। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर एसेट साइड में दिया है तो वो अक्यूमुलेटेड लॉसेस है तो पार्टनर्स में ये डिवाइड होगा, तो ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड इन द प्रॉफिट शेयरिंग ratio. Now adjustment, the firm was dissolved due to insolvency of all the partners. See clearly they have stated over here. ये तो मैंने आपको बिगिनिंग से ही बता दिया कि ये ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन है, बट अगर बोर्ड में आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन है। सिंपल डिसोल्यूशन, when all partners are not insolvent and when all partners are insolvent. So you have to read it very carefully. Then first sentence has been given, machinery was sold for rupees 18,000, furniture fetched 14,000 and stock realized 35,000. तो ये assets realized का हमें सेंटेंस दिया हुआ है, ट्रांजैक्शन दिया है। सो एसेट्स रियलाइज हुआ यानी बिजनेस में पैसा आया। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, रिलेशन credit. Second sentence is the cost of collection and distributing the estate amounted to rupees 2,000. This is nothing but realization expenses. Okay, सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है सेंटेंस में, बट मीनिंग इज द सेम।
कॉस्ट ऑफ कलेक्शन यानी हमने जो कलेक्शन करना है, और एस्टेट डिस्ट्रीब्यूट करना यानी रियलाइज करना, हम बेच रहे हैं एस्टेट को और उससे जो खर्चा हो रहा है उसको कॉस्ट बोला गया है यहाँ पे। ऑलराइट, सो ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ही है। तो हमारे लिए क्या हुआ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और बैंक में से पैसा गया तो बैंक इज अ क्रेडिट द गिवर, सो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। थर्ड सेंटेंस दिया है, नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रिया एंड प्राची, यानी प्रिया और प्राची कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, बट ₹3,400 कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रीति's प्राइवेट एस्टेट, सो ओनली प्रीति कुड ब्रिंग ₹3,400। ऑलराइट, सो पार्टनर ने पैसा लाया है यानी पैसा आया, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, पीसीसी। ओके, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। अब ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज का हमें जो अकाउंट है वो कैसे एडजस्ट करना है, और ये सिक्योर्ड बाय मशीनरी क्या है, दैट विल सी अलोंग विद द आंसर। सो स्टेप बाय स्टेप आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, एंड अलोंग विद मी you start solving the question. So prepare a format in your notebook. So this way you are supposed to prepare a format. सबसे पहले रिलेशन अकाउंट बनाना है जैसे हम बनाते थे. On the top you are supposed to write in the books of Preeti, Priya and Prachi. At the corner DR and CR, relation account at the center. Particulars amount, particulars amount. Then partners capital account of Preeti, Priya and Prachi. On both the side you have to write the partner's name. Then bank account. Then trade creditors account. Then loan account. And then deficiency account. So this is the way single amount column वाले आपको 3 अकाउंट बनाने हैं. तो ये एडिशनल पार्ट है फॉर्मेट का. जल्दी से ये फॉर्मेट रेडी कर लीजिए. आई होप आपका फॉर्मेट रेडी हो गया होगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द पोस्टिंग. सबसे पहले लायबिलिटीज साइड से शुरुआत करते हैं. कैपिटल अकाउंट दिया है, सो यहाँ पे इस तरीके से लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000, 35,000, 25,000. देन ट्रेड क्रेडिटर्स दिया है, तो क्रेडिटर्स का हमने अलग से अकाउंट बनाया है. क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000. सेम वे लोन भी दिया है, तो लोन अकाउंट में भी क्रेडिट साइड में जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000. देन दे हैव गिवन प्रीति's लोन, सो प्रीति's लोन हम प्रीति's कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं. सो एंट्री क्या होगा, प्रीति's लोन अकाउंट डेबिट टू प्रीति's कैपिटल अकाउंट. से इस तरीके से यहाँ पे लिखना है बाय प्रीति's लोन अकाउंट, और प्रीति के अकाउंट में ही जाएगा 5,000 रुपीज. ये जो भी पार्टनर का लोन है वो उसके कैपिटल में ही एडजस्ट करना है. सो लायबिलिटी साइड का पोस्टिंग हमने कर दिया है. अभी एसेट्स का पोस्टिंग करना है, जिसमें से मशीनरी, फर्नीचर और स्टॉक एज यूजुअल जैसे हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते थे वैसे ही करना है. सिर्फ यहाँ पे लायबिलिटीज ट्रांसफर नहीं होगा, जिसका हमने सेपरेट अकाउंट बनाया और उसके बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हमने मेंशन कर दिए हैं. सो इस तरीके से यहाँ पे रिलेशन अकाउंट डेबिट में लिखना है टू सन्ड्री एसेट्स, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक 23,000, 16,000, 47,000 इनर कॉलम, उसका टोटल आएगा 86,000 आउटर कॉलम में. देन दे हैव गिवन कैश एट बैंक, तो बैंक अकाउंट भी हमने बनाया हुआ है, तो उसका ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. आउटर कॉलम में आएगा 10,000. देन दे हैव गिवन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो इट्स एन एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा एज रेशियो इज इक्वल. सो आपको 84,000 को डिवाइड बाय क्या करना है, 3. सो यू विल फाइंड द अमाउंट ऑफ 28,000, 28,000, 28,000. Alright, so we are done with the posting of an asset as well. Now we'll pass the entry for the additional information. First है machinery sold for 18,000, furniture fetched 14,000 and stock realized 35,000. So it is nothing but asset realized. तो उसका एंट्री हमें पास करना है. क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. सो लेजर पोस्टिंग है, रूल भूलना नहीं है, सेम अकाउंट सेम अमाउंट सेम साइड, बट द नेम शुड बी अपोजिट. तो यहाँ पे आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, बट अमाउंट टोटल क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो उससे हमें पता चलेगा. तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में लिखना है बाय बैंक अकाउंट, उसके अंदर मशीनरी 18,000 इनर कॉलम, फर्नीचर 14,000, स्टॉक 35,000, टोटल विल बी 67,000 इन दी आउटर कॉलम. सो यही 67,000 हमें बैंक में भी लिखना है. एज एन अकाउंट का नाम तो हमने लिख दिया था रिलेशन अकाउंट, सिर्फ अमाउंट लिखना बाकी था. So I have mentioned that as well. Second information हमें क्या दिया है, the cost of collection and distributing the estate amounted to rupees 2,000. So it is nothing but relation expenses है. So debit all expenses and losses. यहाँ पे हमें लिखना है to bank account. So in the bracket you have to write cost of realization and distributing estate. Amount है 2,000. बैंक में जाएगा यहाँ पे by realization account. Outer column में 2,000. Third and the last information given is nothing could be recovered from Priya and Prachi, but 3,400 could be collected from the Preeti's private estate. So only one partner is bringing the amount into the business.
सो बिजनेस में पैसा आया, प्रीति ने लाया, सो यहाँ पे लिखना है टू प्रीतिस कैपिटल अकाउंट 3400, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको लिखना है बाय बैंक अकाउंट और प्रीति के कॉलम में 3400. Okay, so we are done with all the additional information as well. Now how we are going to pay the external liabilities? So here accounting treatment is little different from the other two types of question which we did. Generally what we were used to do कि जो realization account का जो difference है प्रॉफिट या लॉस वो पार्टनर्स कैपिटल में जाता था एंड देन पार्टनर्स कैपिटल का जो भी डिफरेंस है वो बैंक अकाउंट में जाता था एंड बैंक अकाउंट वाज यूज्ड टू गेट टैली. अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी डिफरेंस है वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल का जो भी डिफरेंस है वो सीधा कहाँ पे जाएगा, डेफिशिएंसी में जाएगा. और जो बैंक अकाउंट का बैलेंस है वो ये दो लायबिलिटी के आपस में उनके रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा. But here in this question also there is a little different point. In the question what they have given that loan is secured by machinery. So ये एक लोन है जो मशीनरी के अगेंस्ट दिया गया है. सो मशीनरी का जो भी पैसा आया उस पे पूरा अधिकार किसका है, लोन वाले का है. सो मशीनरी हैव रियलाइज्ड 18,000. ओके, आउट ऑफ दिस 67,000 18,000 was realized by machinery. So सबसे पहले हमें ये जो मशीनरी का अमाउंट है वो लोन में दे देना पड़ेगा बिकॉज ये सिक्योर्ड लोन है. अगर ये सेंटेंस नहीं दिया होता तो हम लोग क्या करते, 5:3 में जितना भी पैसा बचता बैंक का वो हम बांट देते. बट एज सच ये सिक्योर्ड है और स्पेसिफिक एसेट के अगेंस्ट सिक्योर्ड है तो उसका जो भी पैसा रियलाइज हुआ है वो सीधा सीधा हमें लोन में दे देना पड़ेगा. फिर जो बैलेंस बचेगा उसका हम रेशियो निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो लेट अस डू वन बाय वन एवरीथिंग ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए. ठीक है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर. सो अभी लोन को पैसा चुकाना है तो एंट्री क्या होगा, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट 18,000 और बैंक में जाएगा बाय लोन अकाउंट 18,000. ओके, so out of 30,000 we have paid 18,000 of loan. Still 12,000 is remaining. अभी भी 12,000 पे करना बाकी है. तो अभी यहाँ पे ट्रेड क्रेडिटर्स का तो पूरा ही 50 बाकी है और इसका कितना बाकी है, 12. ओके, और हमारे पास कितना अमाउंट अवेलेबल है तो वो हमें कैसे पता चलेगा, तो हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे बैंक अकाउंट का. सो विल फाइंड द टोटल ऑफ 80,400. उसमें से क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 2 + 18 यानी कि 20,000. ऑलराइट, सो हमारे पास बैलेंस कितना बचता है, 60,400. सी बैंक बैलेंस ऑफ द डेबिट साइड इज 80,400 और क्रेडिट साइड का बैलेंस कितना था, 20,000 था. तो हमारे पास बैलेंस कितना बचता है, 60,400. सो अभी जो क्रेडिटर्स और लोन का पैसा बचा है उसका हमें प्रोपोर्शन निकालना है. सो क्रेडिटर्स का 50,000 और लोन का 12,000. तो हम कॉमन जीरोस पहले कैंसिल कर देंगे. अब क्या बचा, 50 और 12. सो दैट वी विल डिवाइड फर्दर. तो यहाँ पे क्या डिविजन हो जाएगा, 25 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, क्योंकि हमने 2 के टेबल से दोनों को डिवाइड किया. अब इससे ज्यादा ये फर्दर डिविजिबल नहीं है बिकॉज यहाँ पे 5 आ गया यानी कि ऑड नंबर है और यहाँ पे 6 है, इवन नंबर है, तो ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं. सो अभी यही रेशियो में ये जो 60,400 बैलेंस बचा है वो हमें इनमें आपस में बांटना है. सो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, 48,710 और यहाँ पे क्या हुआ, 11,690. ऑलराइट, अगर ये सिक्योर्ड बाय लोन नहीं दिया होता तो हम यहाँ पे 50 और 30 ही डायरेक्टली लेते और 5:3 में हम लोग पूरा अमाउंट बांट देते जो भी अवेलेबल बैलेंस होता उसको. बट एज यहाँ पे 18,000 पेमेंट हो चुका है इसलिए लोन का सिर्फ 12,000 ही हमने रेशियो के लिए निकाला. तो इसी को क्या बोला जाता है, लायबिलिटी रेशियो और प्रोपोर्शनेट वी कैन से. ऑलराइट, सो अभी ये अमाउंट हमें इन दोनों को पे ऑफ करना है. सो अगेन एंट्री क्या होगा, लोन अकाउंट डेबिट ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. सो यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट में लिखो टू बैंक अकाउंट 48,710 जो अमाउंट आया था. सेम वे लोन अकाउंट में भी लिखो टू बैंक अकाउंट 11,690. सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो गया, लोन अकाउंट डेबिट हो गया. अब यहाँ पे बैंक में लिखना है बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 48,710 आउटर कॉलम और बाय लोन अकाउंट 11,690 आउटर कॉलम. सो अभी हमारा ये बैंक अकाउंट क्या हो गया, टैली हो गया बिकॉज जितना बैलेंस था उतना हमने बांट दिया.
So on both the side it will be 80,400 now. So see in this question सबसे पहले बैंक अकाउंट ही टैली हो गया, जबकि अदर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में बैंक अकाउंट सबसे लास्ट में टैली होता है, तब हम मानते हैं कि हमारा आंसर राइट है। ओके, बट यहाँ पे अभी ऐसा होगा नहीं। अब बैंक अकाउंट हमने क्लोज कर दिया, तो अभी हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटी अकाउंट भी क्लोज कर देंगे अब, और उसका जो भी डिफरेंस आएगा वो हमें डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सो क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड ज्यादा है 50,000, ऑन बोथ द साइड आई विल मेंशन 50,000 टोटल। अब उसमें से अगर हम लोग 48,710 माइनस करते हैं, सो आई विल फाइंड द डिफरेंस ऑफ 1290। सो यहाँ पे लिखना है टू डेफिशिएंसी अकाउंट। सेम वे हम लोग लोन अकाउंट भी पहले क्लोज कर देंगे। एज ऑफ हमने पूरा पैसा पे ही नहीं किया है, तो लोन का भी क्रेडिट साइड ही हायर आएगा। So on both the side I will mention 30,000। 30,000 में से 29,690 अगर हम लोग माइनस करते हैं, so I will find the balance of 310। so यहाँ पे भी लिखना है टू डेफिशिएंसी अकाउंट। अभी जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमें यहाँ पे क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है, ऑपोजिट साइड। बाय ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट 1290 एंड बाय लोन अकाउंट 310। एज यहाँ पे डेबिट में डिफरेंस आया, तो यहाँ पे ये क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। ऑलराइट, सो अभी हमने क्या किया, बैंक से शुरुआत की, उसका जो भी बैलेंस था वो हमने क्रेडिटर और लोन के बीच में आपस में हमने रेशो के हिसाब से बांटा, और ये जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज का डिफरेंसेस है वो हमने डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर किया। सो अभी भी हमारा रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना बाकी है। तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे। डेबिट साइड का टोटल है 88,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 67,000। सो डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा है, सो टोटल में हम लोग मेंशन कर देंगे 88,000। अब 88 में से अगर आप 67,000 माइनस करोगे, सो यू विल फाइंड द डिफरेंस ऑफ 21,000। सो ये पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये आपका रियलेशन लॉस है, तो यहाँ पे तीनों पार्टनर्स के आपको नाम मेंशन करने हैं, प्रीति, प्रिया और प्राची, एज दे आर इक्वल पार्टनर्स। सो 21,000 को हमें डिवाइड बाय 3 करना है, सो विल फाइंड द amount of 7,000 each. So 7,000, 7,000, 7,000 we have mentioned over here. यहाँ पे क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया है, तो यहाँ पे डेबिट में ट्रांसफर होगा टू रिलेशन अकाउंट 7,000 in each partner's account. Now we have to close the partner's capital account. We have to see which side is higher. अगर आप प्रीति का क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, so you'll find the total of 43,400, और डेबिट साइड का टोटल करोगे, so you'll find the total of 35,000. So यहाँ पे क्रेडिट साइड ज्यादा है प्रीति के केस में, सो विल मेंशन 43,400 ऑन बोथ द साइड, और इसमें से 35,000 माइनस करेंगे, सो हमें डिफरेंस मिलेगा 8,400 विच विल गो टू डेफिशिएंसी अकाउंट। ये हमेशा हम कहाँ पे डालते थे, बैंक में डालते थे, अभी हमें डेफिशिएंसी अकाउंट में डालना है। ओके, प्रिया का अकाउंट अगर हम लोग क्लोज करते हैं, तो क्रेडिट साइड का जो है वो टोटल हमें मिलेगा 35,000, और डेबिट साइड का भी हमें टोटल मिल रहा है 35,000। ऑलराइट, सो यहाँ पे प्रिया का अकाउंट क्या हो चुका है, मैच हो गया, टैली हो गया, तो इसमें कोई भी डिफरेंस आएगा नहीं। देन प्राची का अगर क्रेडिट साइड का हम टोटल करते हैं, तो इट इज 25,000, और डेबिट साइड का टोटल करते हैं तो ये कितना है, 35,000 है। सो यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, सो विल मेंशन 35,000 ऑन बोथ द साइड, और यहाँ पे से डिफरेंस माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10,000, तो ये जाएगा बाय डेफिशिएंसी अकाउंट में। ऑलराइट, सो हमें ये दो पार्टनर का डिफरेंस मिल चुका है, अब ये डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इधर डेबिट में डिफरेंस है तो क्रेडिट में जाएगा, और इधर क्रेडिट में डिफरेंस है तो वो डेबिट में जाएगा। so, यहाँ पे बाय प्रीति's कैपिटल अकाउंट 8,400, और यहाँ पे प्राची's कैपिटल अकाउंट 10,000 डेबिट साइड पे। तो अगर आप मैच करोगे तो यहाँ पे तो 10,000 दिख ही रहा है, और अब अगर आप 1290, 310 और 8,400 का टोटल करोगे तो वो भी आपको 10,000 ही मिलेगा। सो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में आपका डेफिशिएंसी अकाउंट टैली होना चाहिए। सो द क्वेश्चन ऑफ ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी इज रियली डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू क्वेश्चन व्हाट वी डिड। तो इसे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अगेन वीडियो को देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है, और साइमल्टेनियसली सॉल्व करते जाइए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। And if you still have any doubt, please put it into the comment box. I will reply to the same. See you in the next video. Till that time, keep watching, keep learning and keep sharing. Take a very good care of yourself and your family. Bye-bye.